हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की इंग्लिश क्लासेस। पेपर। तो ये 11 to 12th इंग्लिश पेपर है आपका। 71 द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी इज एसोसिएटेड विद द करेक्ट आंसर इज जूलिया क्रिस्टेवा। तो इंटरटेक्चुअलिटी इज रिलेटेड टू जूलिया क्रिस्टेवा। नेक्स्ट, अभी ज्यादा हम डीप नहीं जा रहे, नहीं तो मैं अभी ये भी बताता कि इसने किस किस से लिया है, लेकिन अभी उतना नहीं जाएंगे। Spencer's Safford's calendar was first published in which year? The correct answer is 1579। 1579 में स्पेंसर्स सेफर्ड्स कैलेंडर आया था। Which of the following is or are correctly matched? More than one of the above। तो वीनस एंड एडोनिस जो है वो शेक्सपियर का वर्क है ही, ये तो आपको पता ही है। एस्ट्रोफल स्टेला फिलिप सिडनी का कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है जिसमें 108 सोनेट्स है। सेंसी इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम ब्लेक, इट इज अ वर्क ऑफ पीबी शैली। तो एटलीस्ट 2 तो सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव will be the right answer। Who is known for his amority? एडमंड स्पेंसर। तो हम जब सोनेट हमने किए थे तो दोनों को ही याद किया था, एस्ट्रोफल एंड स्टेला सिडनी का 108 सोनेट्स और स्पेंसर का एमोरिटी 88 सोनेट्स। Who among the following is or are cavalier poets? तो ये जो तीनों पोइट दिए हैं तीनों ही हमारे कवालियर पोइट्स हैं, इसलिए आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द पोइट्स। कवालियर पोइट्स वो थे जो कि चार्ल्स फर्स्ट की कोर्ट में दरबारी कवि थे। दे ग्लोरिफाइड द क्राउन। द लिरिकल बैलेट्स क्लोजेज विद, द करेक्ट आंसर इज टिंटन एबे। टिंटन एबे से खत्म होती है और स्टार्ट होती है सैमुअल टेलर कॉलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर्स। टोटल इसमें कितनी पोएम्स हैं अगर ये आ गया तो देर आर टोटल 23 poems in lyrical ballads, 19 from Wordsworth, 4 from Samuel Taylor Coleridge। Who wrote the poem The Fall of Robespierre? The Fall of Robespierre किसका वर्क है? सैमुअल टेलर कॉलरिज का वर्क है। It is a work of Samuel Taylor Coleridge। So answer will be none of the above। Next is, how many parts are there in the poem The Rime of the Ancient Mariner? ये सैमुअल टेलर कॉलरिज की पहली पोएम है जो लिरिकल बैलेट्स के अंदर आई थी। So there are 7 parts in the rhyme of the ancient mariner। Who has composed the following lines? God himself is the best poet and the real is his song। बुक पोएम है द डेड पेन। ये जो है द डेड पेन, PAN वाला पेन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की लिखी हुई पोएम में ये वाली लाइन है। नेक्स्ट इज, हु वाज मैगिलर फेब्रो फॉर TS एलियट? ये वो व्यक्ति है जिसने कि TS एलियट की वेस्टलैंड का को काफी कट शॉर्ट किया था और फालतू चीज हटाई थी, और फिर TS एलियट ने वेस्टलैंड को इसे डेडिकेट किया है और वेस्टलैंड के अंदर इसने इस टर्म से इनका नाम लिया है। तो ये कौन? इजरा पाउंड है। अ कॉमिक वर्स कंपोज्ड इन इरेगुलर मेजर इज नोन एज। एक कॉमिक वर्स जो इरेगुलर मेजर में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो एक कॉमिक वर्स है जिसमें इरेगुलर मेजर का यूज होता है, that is doggerel। Spencer's Astrophal is written on the death of, none of their, सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी है। और सिडनी का जो एस्ट्रोफल और स्टेला कलेक्शन था उसमें हीरो जो एस्ट्रोफल था उसी के नाम पर इसका टाइटल दिया है और इनडायरेक्टली एस्ट्रोफल इसमें सर फिलिप सिडनी ही है।
फिर द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबली इज लिटोट्स. Pineapple of politeness is an example of तो मेलाप्रोपिज्म का एग्जाम्पल है. और मेलाप्रोप जो थी वो करेक्टर थी शेरिडन के राइवल्स. Two unstressed syllables followed by a stressed one is known as. तो एनापेस्टिक इज द वन जिसमें शुरू में 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं और फिर एक स्ट्रेस्ड. The authorized version of the Bible was published in which year? तो none of the above is correct क्योंकि 1611 में हुआ था. ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल जो है वो 1611 में पब्लिश. फिर who defined romanticism as the renaissance of wonder? एक तो आपने याद किया था रोमांटिसिज्म को स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी तो वॉल्टर पेटर ने कहा है, लेकिन रेनेसांस ऑफ वंडर किसने कहा है? तो वेट्स डंटन ने कहा. तो रोमांटिसिज्म की अलग अलग डेफिनेशन दी है सब लोगों ने. तो वेट्स डेंटन ने ये डेफिनेशन दी है कि रोमांटिसिज्म जो है वो रेनेसांस ऑफ वंडर है. और वॉल्टर पेटर की भी आती है एग्जाम में बार बार. स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी को इन्होंने रोमांटिसिज्म कहा है. स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी टकराएगा. Who coined the term curtal sonnet? तो जीएम हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट बनाई थी जिसमें 10.5 लाइन्स होती थी. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ राइम रॉयल? तो देयर आर 7 लाइन्स इन राइम. Who coined the term the movement in 1954? होता जेडी स्कॉट. जेडी स्कॉट ने टर्म कॉइन किया था 1954 में, लेकिन जेडी स्कॉट इसमें कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो नन ऑफ द एबव. अब ये सेंटेंस पढ़ना है हमें. चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस. ग्रीक विक्ट्री ओवर ट्रोजन प्रूव्ड टू बी पेरिक विक्ट्री. तो ऑप्शन है विक्ट्री विदाउट एनी कॉस्ट, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, विक्ट्री एट अ लो कॉस्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव. ग्रीक विक्ट्री जो हुई ट्रोजन के ऊपर वो एक पिरिक विक्ट्री थी. तो इट वाज अ विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट. तो बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, कई लोग मरे, बहुत कई सालों तक चला. शी ऑलवेज वियर्स कैसे क्लॉथ्स, वो हमेशा कैसे क्लोथ्स पहनती है. तो ठीक ठाक वाला सही. तो शी ऑलवेज वियर्स डिसेंट क्लोथ्स. चिल्ड्रन शुड हैव ब्लैंक फॉर देयर एल्डर्स. रिस्पेक्ट. हाँ, अब रेस्पेक्ट के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होता है हमें ये देख. सेंस तो सही लगा लिया हमने कि रेस्पेक्ट आएगा, लेकिन रेस्पेक्ट के लिए कौन सा वर्ड आता है? डिफरेंस जो होता है DEFERENC, इसका मतलब रेस्पेक्ट होता है. फिर है न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ. कॉइन्स की स्टडी जो होती है वो न्यूमिस्मेटिक्स होती है, लेकिन आंसर में इन्होंने कहीं भी नहीं दिया. तो नन ऑफ द अबव पे जाओगे. नेक्स्ट, निक्टोफोबिया. फोबिया एक तरीके का डर होता है. निक्टो इज रिलेटेड टू नाइट. हाँ, फियर ऑफ डार्कनेस इज द राइट. इसमें जो है 95 के बाद 20 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं. द लाइन मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट अकर्स इन W.B. Yeats पोएम. तो सेलिंग टू बिजांसियम की लाइन है, लेकिन वो पोएम ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट वन. फेमस पोएम है मतलब. Who among the following is or are not imagist? इमेजिस्ट हमने किए हैं कुछ. स्टार्टिंग हुई T.E. ह्यूम से. आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़े पायनियर रहे इजरा पाउंड, और फिर हिल्डा डू लिटिल और कार्लोस विलियम कार्लोस. तो ये लोग हैं. अब हमें पहचानना है इसमें से कौन नहीं है. तो सिर्फ T.E. ह्यूम है, बाकी जो मेन राइटर है इजरा पाउंड का नाम नहीं लिया इन्होंने,
हिल्डा डुलिटल का नाम नहीं लिया, विलियम कार्लोस विलियम्स का नाम नहीं लिया, डीएच लॉरेंस को कुछ लोग मानते हैं, उनका भी नाम नहीं लिया। तो एक ही सही है इसमें। तो which of the following authors wrote studies in the history of the Renaissance? तो इसमें से किसने लिखा है स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसांस? वॉल्टर पेटर। तो आंसर विल बी none of the above. Whose pseudonym is Alpha of the Plough? एजी गार्डनर का जो pseudonym है या पेन नेम है दैट इज अल्फा ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 120th is which of the following is or are not correctly matched? मार्लो एडवर्ड सेकंड, दिस इज करेक्टली मैच्ड, लेकिन हेनरी फोर्थ और रिचर्ड थर्ड जो है वो शेक्सपियर के वर्क्स हैं, ना कि टॉमस किड और वेबस्टर के। तो बी और सी आर नॉट करेक्टली मैच्ड, सो द आंसर विल बी more than one of the above friends. Who said I preferred to be left alone with my books? तो एलिसन वेयर जो है ये राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ द पोस्ट कॉलोनाइल शेक्सपियर? शेक्सपियर पे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये शेक्सपियर पे ये वर्क किसने लिखा है? द पोस्ट कॉलोनाइल शेक्सपियर। द पोस्ट कॉलोनाइल शेक्सपियर एनियल। Which of the following work is or are written by Franz Fanon? तो द रेज्ड ऑफ द अर्थ तो इनका वर्क है फ्रेंच फैनन का, लेकिन कैट्स आई और द ब्लाइंड एसेसिन ये दोनों मार्गरेट अटवुड के वर्क है। तो ये दोनों नहीं है, पहला वाला है सिर्फ। तो द रेज्ड ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर हुज स्टोरी सैरासिन रोलांड बार्थे एग्जामिन्स? जो पोयम है वो बेल्जेक की है, BALZAC। इसमें भी नहीं दिया है कोई भी ऑप्शन, तो नन ऑफ द अबव। फिर विच ऑफ दीज ऑथर टेक्स्ट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? क्योंकि डंसियार्ड जो है वो है अलेक्जेंडर पोप का, द राइवल्स शेरिडन का, और मैक फ्लेकनॉय जो है वो जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा वाला पेयर करेक्टली मैच्ड है? 1837 क्वीन विक्टोरिया असेंड्स द थ्रोन, तो ये तो सही बात है। आउटब्रेक ऑफ क्रीमियन वॉर 1860 में नहीं हुआ था, कब हुआ था? 1853 में था। रिपील ऑफ कॉर्न लॉस भी 1853 में नहीं हुआ था, 1846 में हुआ था। तो सिर्फ एक ही सही है, ए वाला। तो आंसर विल बी 1837 क्वीन विक्टोरिया असेंड्स द थ्रोन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैथ्यू अर्नोल्ड क्लासिफाइड ह्यूमन सोसाइटी इनटू थ्री मेन सोसाइटी या थ्री मेन पार्ट्स वी कैन से। तीन हिस्सों में इन्होंने बांटा था ह्यूमन सोसाइटी को, वो तीन पार्ट्स कौन कौन से थे? तो अपर, मिडिल और लोअर, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और वर्कर्स, बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स, पॉपुलिस, या मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स और पॉपुलिस। तो इन मेमोराइल वर्सेस मैथ्यू अर्नोल्ड पेज ट्रिब्यूट टू थ्री पोइट्स। हु आर दोस थ्री पोइट्स? तो गेटे, वर्ड्सवर्थ और बायरन। जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो एक फेमस एलिगरी है was published in which year? तो किस साल पब्लिश हुई थी? तो जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो 16
1878 में पब्लिश हुई थी। हु रोड द नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस? तो द मिल ऑन द फ्लॉस फेमस वर्क है। द आंसर इज जॉर्ज एलियट, और जॉर्ज एलियट तो यहाँ दिया ही नहीं। तो द मिल ऑन द फ्लॉस जो है, इट हैज बीन रिटन बाय जॉर्ज एलियट। जॉर्ज के नाम से लिखती थी, लेकिन ये एक लड़की थी, इनका नाम था मैरी एन इवांस। तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। अच्छा, अब ग्रामर वाले क्वेश्चंस आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल prepositions फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 131 टू क्वेश्चन नंबर 135। रीता कम्स ब्लैंक अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। रीता बिलोंग करती है फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से, शायद ये कहना चाह रहे हैं। अगर बिलोंग करती है का सेंस हम लेंगे तो रीता कम्स फ्रॉम, हाँ, तो रीता आती है एक फैमिली से, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करती। ज्यादा सेंस इसका ये लग रहा है, तो आंसर इसका नन ऑफ द एबव होना चाहिए। लेकिन कोई ये सोचे कि रीता फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के पास आई या उनसे मिलने आई, तो उस हिसाब से कम के बाद टू भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें लग रहा है फ्रॉम का सेंस। फिर द वाइज मैन ऑलवेज ले ब्लैंक मनी फॉर देयर ओल्ड एज। जो बुद्धिमान लोग हैं वो पैसा बचा के रखते हैं बुढ़ापे के लिए। तो ले के बाद बाय या ले के बाद असाइड, ये दो प्रेपोजिशन आ सकते हैं। फिर देयर इज नो लेट ब्लैंक इन हीट ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल के महीने में जो है कमी नहीं होती है धूप में। देयर इज नो लेट, तो कमी होना के लिए लेट अप आता है, तो कमी होना के लिए लेट अप का यूज होता है। देयर इज नो लेट अप इन हीट ड्यूरिंग अप्रैल। तो लेट के साथ अप जो फ्रेजल वर्ब है वो कमी होना को बना दिखाती है, बस ये ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से लेट अप हो गया। फिर नेक्स्ट इज ऑलवेज एक्ट ब्लैंक द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। हमेशा अपने बड़ों की एडवाइस से काम करो। एक्ट हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन में भी हमने पढ़ा था। एक्ट के बाद आपने क्या पढ़ा था? Act upon. हाँ, एक्ट के बाद हमने अपॉन पढ़ा था, और कहीं कहीं कोई ऑन भी लगा दे तो भी चल सकता था, लेकिन यहाँ अपॉन और ऑन किसी में से कुछ नहीं लगाया। तो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे अपॉन आएगा। ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइसेस ऑफ योर एल्डर्स। देयर इज नो क्योर ब्लैंक द 8th year फॉर द 8th year। अब देखो, इसे ध्यान रखना है। क्योर के बाद कभी हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ तब लगाते हैं जब क्योर एज ए वर्ब यूज हुआ हो, और क्योर के बाद हम फॉर तब लगाते हैं जब क्योर एज ए नाउन यूज हो। फिर नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्रीमोनी। एक्रीमोनी एक नेगेटिव वर्ड है, बुरी भावनाएं रखना किसी के लिए, तो दूसरे के लिए दुर्भावना रखना हम कह सकते हैं। हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, मतलब उल्टा ढूंढना है। तो बिटरनेस भी एक तरीके से बुरी भावनाओं को ही दिखाएगा। इनह्यूमैनिटी भी अमानवता को दिखाएगा, मतलब कटु भावनाएं दिखाएगा। ये दोनों एक तरीके से इसके सिनोनिम हुए, लेकिन हमें ढूंढना है एंटोनिम। बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकारिता। परोपकारी हम तभी होते हैं जब किसी के लिए हम अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो इसलिए आंसर विल बी बेनिवोलेंस। एक्रीमोनी का अपोजिट इज बेनिवोलेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडोमेंट। तो प्रदान करने से रिलेटेड होता है इंडो। जैसे प्रदान करने के बाद प्रोवाइड के बाद विद आता है, वैसे ही इंडो के बाद भी विद आता है। ये बात हुई थी, उस इंडो से ही बना है इंडोमेंट। तो प्रदान करना है, बिक्वेस्ट।
अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड इज नोन एज, एक ऐसा निशान जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो इलेक्शन वाले दिन हम लोग लगाते हैं। तो कौन सी वाली इंक होती है वो? द करेक्ट आंसर इज इंडेलिबल। डेलिबल जिसे मिटा सको, और इंडेलिबल मीन्स अमिट। तो अमिट स्याही इज कॉल्ड इंडेलिबल। दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड इज नोन एज, द थिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड उसको क्या कहते हैं? इलिजिबल तो राइटिंग से रिलेटेड होता है, लिखने वाला, मतलब ना पढ़ने योग्य जो राइटिंग होती है उसे कह देते हैं हम इलिजिबल राइटिंग। इंटेलिजिबल आपको पता ही है अच्छे से, और जिसे रिपेयर ना किया जा सके उसे हम कह देते हैं इर्रिपेरेबल। तो अभी यहां पर जो आंसर है दैट इज इर्रिपेरेबल। युक्सोरिसाइड, तो बहुत सारी साइड, बहुत सारे मर्डर हमने पढ़े थे, उसी में से एक ये युक्सोरिसाइड भी है। जैसे सिस्टर के लिए तो आपका रूट वर्ड सोरोर सोरोर था, और बना देते थे आप सोरोरिसाइड। ब्रदर के लिए फ्रेट्री था, तो फ्रेट्रीसाइड। फादर के लिए पेट्री था, मदर के लिए मेट्री था। वैसे ही वाइफ के लिए जो था वो युक्सोर वर्ड था। अगर युक्सोर से रिलेटेड कोई भी आ जाए तो आप समझ जाना वाइफ से संबंधित बात हो रही है। तो युक्सोरिसाइड इज मर्डर ऑफ वंस वाइफ। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ लेट मी राइट अ लेटर। लेट मी राइट अ लेटर का पैसिव इनमें से कौन सा वाला है? तो इसका आप बना के देख लो इधर और फिर मिला लेंगे। तो लेट, फिर अ लेटर को आगे लाए, लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी, ये है इसका सही पैसिव। लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी। तो यहां पर इनमें से कोई भी नहीं है, तो अभी नन ऑफ द अबव इज द राइट वन। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, इसमें गलत सेंटेंस ढूंढना है। आई विश आई हैड अ गन देन, आई विश आई हैड नॉट हैड अ गन देन, आई विश आई हैड अ गन नाउ, मोर देन वन ऑफ द अबव, और नन ऑफ द अबव। और हाँ तीनों सही। ही सही हैं, अलग अलग जगह पे। तीनों सही है हाँ। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट कोई नहीं है, सारे सही हैं। तो कोई सही लग रहा है इसमें? तीसरा वाला तो सही है सर ये। ना, इसमें एस नहीं आता है। हाँ ग्रेट आएगा। स्लो एंड स्टडी ब्रेन्स आता है, गलत है। 3 5 ठीक है आंसर 3 5 is 3 15। 5 is 15। ये सही है। 3 5 का 15 होता है। तो उस हिसाब से तो नन ऑफ द एबव ही सही लग रहा है, लेकिन 3 times 5 आता तब ये जा सकता था। मुझे नहीं लगता 3 5s में ये जाएगा। 3 times 5 होता तब ये जा। ठीक है, इसलिए नन ऑफ द एबव पे ही जा रहे हैं हम, बाकी कमीशन बताएगा कौन सा सही मान है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट। तो जब भी कोई सकारात्मक बात होती है, पॉजिटिव चीज होती है, तो हम 2 3 1 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, और कोई नेगेटिव चीज होती है तो हम 1 2 3 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। तो ज्यादा आपको यही वाला यूज करना है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये रेयरली यूज्ड फॉर्मूला है, इसलिए इसे नहीं याद रखना। तो इस हिसाब से सोचेंगे, मूवी में जाना इज अ पॉजिटिव थिंग वैसे भी। तो हमें देखना है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का सीक्वेंस। तो यू, ही एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट, तो दिस इज द राइट। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। Question number 145 is, the judge said to the witness, tell the truth. Which one of the following would be the correct indirect narration of the above sentence? इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ सेंटेंस इंपेरेटिव में है, और जज विटनेस को ऑर्डर दे रहा है सत्य बोलने का। तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। अगर एडवाइस को भी सही मान ले तो फिर लेट द ट्रूथ बी नहीं आ सकता, और लास्ट वाला भी गलत ही है।
तो द फर्स्ट वन, ए पार्ट इज द राइट वन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sentence or sentences is or are correct? They could not see neither the surprise nor the sunset. They could see neither the surprise nor the sunset. They could saw neither the surprise or the sunset. The right one is the B one. They could see neither the sunrise nor the sunset. Next question. Choose the meaning of the underlined phrase or idiom in the given sentence. His popularity is on the wane. On the wane का मतलब घटना होता है. उस हिसाब से देखें तो on the height नहीं हो सकता, spread far and wide भी नहीं हो सकता, stand still भी नहीं हो सकता. तो आंसर will be none of the above. Next one, vendetta means. vendetta से मिलने वाले इसमें दो शब्द दिए हैं हमें, bickering or squabble. So more than one of the above is the right answer, friends. A paradise with perfect bliss is known as Elysium. Option C is the right answer. Last question is, choose the correct sentence. Gandhiji, the father of the nation, was assassinated in 1948. ये नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन में बना हुआ सेंटेंस है, तो ए वाला पार्ट करेक्ट है.